क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी आदेश, बिना किसी दबाव, बिना किसी बहस के लोगों से अपनी मनचाही बात करवा लेते हैं? वे लोगों पर जबरदस्ती नहीं करते। दरअसल लोग खुद ही ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। ये मानव मन की एक कला है जिसे कई महान इतिहासकारों ने समझा और इस्तेमाल किया है। राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में और सत्ता के खेल में। कुछ लोग इसे हेरफेर कहते हैं, कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक रणनीति कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मानव मन को समझे बिना आप प्रभाव की वास्तविक शक्ति को कभी नहीं समझ सकते। आज आप रिवर्स साइकोलॉजी के 13 मैकियावेली सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें बताते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे कभी कभी उन्हें बिना बताए भी प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, यह ज्ञान जितना शक्तिशाली होगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। मानव मन को आदेश पसंद नहीं होते। जैसे ही कोई हमें तुरंत ये करने के लिए कहता है, हमारे भीतर एक दबी हुई आवाज उठती है, एक विरोध, एक मामूली विरोध। ये विरोध हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन मन में तुरंत एक भावना उत्पन्न होती है, मुझे ये क्यों बताया जा रहा है? मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। हर व्यक्ति ये महसूस करना चाहता है कि उसके निर्णय उसके अपने हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष आदेश अक्सर कारगर नहीं होते। लेकिन यहीं से रिवर्स साइकोलॉजी का पहला और सबसे दिलचस्प सिद्धांत शुरू होता है, पसंद का भ्रम। इसका मतलब है लोगों को यह एहसास दिलाना कि फैसले उन्हीं के हैं, जबकि आपने दिशा पहले ही तय कर ली है। मान लीजिए आप किसी को यह काम अभी करने को कहते हैं। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति हिचकिचाने लगे, बहाने बनाने लगे या काम को बाद में करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अगर आप यही बात थोड़े अलग तरीके से कहें, क्या आप ये काम अभी करना चाहेंगे या 1 घंटे बाद, तो स्थिति बदल जाती है। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसे विकल्प दिया गया है, उसे लगता है कि निर्णय उसके हाथ में है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों विकल्प आपकी इच्छित दिशा में ही ले जा रहे हैं। यही चुनाव का भ्रम है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है, जाओ पढ़ाई करो। बच्चा तुरंत मना कर सकता है या कह सकता है, थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर वही अभिभावक पूछे, क्या तुम पहले गणित पढ़ना चाहोगे या विज्ञान, तो अब बच्चा पढ़ाई से बच नहीं सकता, क्योंकि चुनाव अध्ययन के भीतर ही है। पढ़ाई से बचने के बजाय उसका दिमाग ये तय करने में व्यस्त है कि पहले कौन सा विषय पढ़ना है। यही इस रणनीति की असली ताकत है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है। हम सभी नियंत्रण में रहना चाहते हैं। जब हमें विकल्प दिया जाता है तो हमारा मन शांत रहता है। हमें लगता है कि हमने फैसला कर लिया है, और यह छोटा सा भ्रम व्यवहार को बदल सकता है। क्योंकि कई बार लोगों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका उन्हें यह एहसास दिलाना होता है कि वे नियंत्रण में हैं। नियम 2, वर्जित फल का प्रभाव। मानव मन की एक रोचक आदत होती है। जो भी चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत अक्सर कम होती है। लेकिन जैसे ही कोई चीज रुक जाती है वो अचानक बहुत आकर्षक लगने लगती है। इतिहास की एक प्रसिद्ध कहानी इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाती है। आदम और हव्वा की कहानी। कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ग में हर चीज का आनंद लेने की अनुमति थी। फल, पेड़, प्रकृति, सब कुछ। लेकिन एक पेड़ ऐसा था जिसके फल खाना मना था। बस एक ही पाबंदी, और वही फल सबसे आकर्षक बन गया। यही मानव मन का स्वभाव है। मनोविज्ञान में इसे निषिद्ध फल प्रभाव कहा जाता है। जब किसी चीज पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसका आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिबंध केवल नियम ही नहीं बनाता बल्कि जिज्ञासा भी पैदा करता है। अब इसे वास्तविक जीवन में देखिए। विपणन जगत इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता है। कई ब्रांड अपने उत्पादों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे सीमित संस्करण, केवल सदस्यों के लिए, विशेष पहुंच, केवल 100 पीस उपलब्ध। ये शब्द केवल जानकारी ही नहीं देते, वे हमारे मन में एक संकेत पैदा करते हैं
कि ये चीज हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, और अचानक वो साधारण सी चीज भी खास लगने लगती है। कमी का मतलब है आकर्षण बढ़ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हमारे मन की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब हमें लगता है कि कोई चीज रुक गई है या हमसे छीनी जा रही है, तो हमारा मन इसे एक चुनौती के रूप में देखता है। मनोविज्ञान में इसे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता सीमित हो रही है। हमारा मन कहता है, यदि मुझे ये करने की अनुमति नहीं है तो शायद इसमें कुछ खास बात है, और यही विचार इच्छा को और प्रबल बना देता है। इसीलिए कभी कभी सबसे प्रबल आकर्षण किसी वस्तु की उपलब्धता के कारण नहीं, बल्कि उसके निषेध के कारण होता है, क्योंकि मनुष्य का मन उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है जिसे प्राप्त करने से रोका गया हो। जीत हमेशा ताकत दिखाकर हासिल नहीं होती। कभी कभी सबसे कारगर रणनीति पीछे हटना होती है। पहली नजर में तो ये हार जैसा लगता है, लेकिन कई बार यही कदम असली जीत की शुरुआत बन जाता है। इसे रणनीतिक आत्मसमर्पण कहते हैं, यानी जानबूझकर कुछ समय के लिए हार मान लेना। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कई अनुभवी वार्ताकारों और नेताओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। क्योंकि मानव व्यवहार का एक रोचक नियम है, जितना अधिक विरोध होगा उतना ही अधिक प्रतिरोध होगा। लेकिन जैसे ही विरोध कम होता है, लोगों की सोच बदलने लगती है। अब इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग किसी विषय पर बहस कर रहे हैं। अगर आप तुरंत दूसरे व्यक्ति के तर्क को गलत साबित करना शुरू कर दें, तो बहस तेज हो जाती है, आवाज तेज होने लगती है, इसमें भावनाएं शामिल हो जाती हैं, और धीरे धीरे बहस तर्क से हटकर अहम की लड़ाई में बदल जाती है। अब दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज करना नहीं, बल्कि जीत हासिल करना होता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि उसी बहस में आप अचानक कह दें, शायद आप सही हैं। इससे बहस की दिशा बदल जाती है। आपके सामने बैठा व्यक्ति, जिसने खुद को बचाने के लिए मन ही मन एक दीवार खड़ी कर रखी थी, अचानक शांत हो जाता है। अब उसे लड़ने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, और कई बार वह खुद भी अपने शब्दों पर दोबारा सोचने लगता है। कभी कभी वो कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। यानी जो व्यक्ति कुछ क्षण पहले अपनी बात पर अड़ा हुआ था, अब वही अपने ही विचारों का खंडन करने लगता है। यही रणनीतिक आत्मसमर्पण की शक्ति है। यह रणनीति हमें समझाती है कि हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कई बार बहस से बाहर निकलना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष विरोध का सामना करना पड़ता है, तो उसका दिमाग तुरंत रक्षात्मक अवस्था में चला जाता है। वह सुनना बंद कर देता है। वह बस अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब विरोध कम हो जाता है, तो उसका मन शांत हो जाता है, और उस समय वह नए विचारों के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रभाव जोर से बोलने से नहीं, बल्कि सही समय पर चुपचाप पीछे हटने से होता है। नियम 4, मौन की शक्ति। अक्सर लोग मानते हैं कि प्रभावशाली होने का मतलब बहुत बोलना, जोर से बोलना, तुरंत जवाब देना, हर स्थिति में कुछ कहना होता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई बार सबसे शक्तिशाली शब्द वे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसे मौन की शक्ति कहते हैं। मौन एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग कई महान वार्ताकार, नेता और अन्वेषक बड़ी बुद्धिमत्ता से करते हैं। क्योंकि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, मौन एक मनोवैज्ञानिक दबाव उत्पन्न करता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप जवाब देते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू लेने वाला तुरंत कुछ नहीं बोलता। वह बस आपको देखता रहता है। कुछ सेकंड बीत जाते हैं और अचानक आपको थोड़ी असहजता महसूस होने लगती है। आप सोचते हैं, क्या मेरा जवाब अधूरा था? क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था? और फिर आप खुद से बातें करने लगते हैं। कई बार आप जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देते हैं। यही मौन की शक्ति है। बातचीत में भी यही बात लागू होती है। मान लीजिए आप कोई कीमत बताते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते।
अगर दूसरा व्यक्ति उस चुप्पी को सहन नहीं कर पाता तो वह खुद से बातें करने लगता है। कभी कभी वह खुद ही बेहतर प्रस्ताव दे देता है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के मन को खालीपन पसंद नहीं होता। बातचीत में अचानक चुप्पी छा जाने पर मन उसे अधूरा मानता है और वह उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है। इसीलिए कई लोग चुप्पी तोड़ने के लिए खुद से बातें करने लगते हैं। लेकिन जो लोग चुप्पी को समझते हैं वे जानते हैं कि हर बातचीत में हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ सेकंड का मौन लंबे भाषण से कहीं अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि सही समय पर मौन केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति की सच्ची प्रतिक्रिया से भी उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि प्रभाव की दुनिया में कभी कभी सबसे शक्तिशाली आवाज वो होती है जो सुनाई नहीं देती। हर इंसान के मन में एक दबी हुई इच्छा होती है। वह इच्छा होती है खुद के बारे में अच्छा महसूस करना। हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए, उसकी सराहना की जाए और उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। मानव मन की ये इच्छा एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जन्म देती है। इसे आत्ममुग्धता का दर्पण कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति की सर्वोत्तम छवि प्रदर्शित करना। जब आप किसी को उसकी आदर्श छवि दिखाते हैं तो वह अक्सर उसी छवि के अनुसार व्यवहार करने लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बारे में एक कहानी गढ़कर जीता है। कोई खुद को मेहनती समझता है, कोई खुद को ईमानदार समझता है, कोई खुद को जिम्मेदार व्यक्ति समझता है। और जब दूसरा व्यक्ति उस बात को मान लेता है तो वो व्यक्ति अपनी उस पहचान को बनाए रखने की कोशिश करता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये एक सामान्य प्रशंसा की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छिपा है। जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है, उसके मन में एक छवि बन जाती है, एक जिम्मेदार व्यक्ति की छवि। अब वह अनजाने में उस छवि के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है। वह समय पर काम शुरू करेगा, वह जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा और वह अपने व्यवहार को उसी पहचान के अनुरूप ढालना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस छवि को टूटते हुए नहीं देखना चाहता जिसे वो अपने बारे में सच मानता है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे आत्मछवि सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। हमारा व्यवहार हमारी पहचान से प्रभावित होता है। हम वही बनने की कोशिश करते हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। इसीलिए यदि किसी व्यक्ति को उसकी सर्वश्रेष्ठ पहचान दिखाई जाए तो वो उस पहचान को बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। ये रणनीति तभी कारगर होती है जब शब्द सच्चे और स्वाभाविक प्रतीत हों, क्योंकि झूठी प्रशंसा अक्सर पहचानी जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी छवि दिखाई जाती है तो कई बार वो उसी छवि में ढलने लगता है। और यही आत्ममुग्धता के दर्पण की असली शक्ति है, क्योंकि कभी कभी लोगों को बदलने का सबसे आसान तरीका उन्हें यह दिखाना होता है कि वे पहले से बेहतर हैं। नियम 6, अहंकार को चुनौती देने की तकनीक। मानव मन में एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो अक्सर तर्क से भी अधिक प्रभावशाली होती है। वह शक्ति अहंकार है, अर्थात स्वयं को सिद्ध करने की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। वह स्वयं को सक्षम समझता है, वह स्वयं को बलवान समझता है और कई बार वह खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। इसीलिए जब किसी के अहंकार को चुनौती मिलती है तो वह अचानक सक्रिय हो जाता है और इसी सिद्धांत को अहंकार चुनौती तकनीक कहा जाता है। इस रणनीति का आधार बहुत सरल है। अगर आप किसी व्यक्ति से कहते हैं शायद आप ये नहीं कर सकते, तो अक्सर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। कुछ लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं। उनके मन में तुरंत एक आवाज उठती है, मैं ये क्यों नहीं कर सकता, और उसी क्षण उनका अहंकार सक्रिय हो जाता है। अब उनका लक्ष्य सिर्फ काम करना नहीं बल्कि खुद को साबित करना है। यही कारण है कि कभी कभी एक छोटा सा संदेह भी व्यक्ति में बहुत अधिक प्रेरणा पैदा कर देता है। अब इसे एक वास्तविक उदाहरण के रूप में लेते हैं। खेल जगत में कई कोच इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई खिलाड़ी कठिन अभ्यासों से थक गया है, उसका मन हार मानने लगा है। फिर कोच कहता है,
शायद तुम इस स्तर के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनते ही खिलाड़ी के अंदर कुछ बदल जाता है। अब थकान के बावजूद वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है। वह और भी अधिक मेहनत करता है, क्योंकि अब ये महज एक व्यायाम नहीं है, बल्कि उसके अहंकार का सवाल है। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य का अहंकार अपनी पहचान की रक्षा करना चाहता है। जब कोई हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाता है तो हमारा दिमाग इसे एक खतरे के रूप में देखता है, और उस खतरे का जवाब देने के लिए हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तकनीक का सावधानी पूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग इस चुनौती से प्रेरित होते हैं और कुछ लोग इससे निराश भी हो सकते हैं। लेकिन सही परिस्थिति में सही तरीके से दी गई चुनौती व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को जगाने की क्षमता रखती है, क्योंकि कभी कभी सबसे मजबूत प्रेरणा प्रशंसा से नहीं, बल्कि खुद को गलत साबित करने की इच्छा से मिलती है। हम अक्सर मानते हैं कि जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी, हम उतने ही खुश होंगे। जितने अधिक विकल्प होंगे, निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। लेकिन मानव मन की वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल विपरीत होती है। दिलचस्प बात यह है कि अत्यधिक स्वतंत्रता भी भय उत्पन्न कर सकती है। इसे स्वतंत्रता की चिंता कहते हैं। जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं तो हमारा मन अचानक भ्रमित हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, कौन सा विकल्प सही है? अगर मैंने गलत विकल्प चुन लिया तो क्या होगा? क्या मैं किसी बेहतर विकल्प को खो दूंगा? और इसी सोच के कारण निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यानी विकल्प तो बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पष्टता कम हो जाती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। अगर मेनू में सिर्फ 5 से 6 व्यंजन हो तो चुनाव करना आसान होता है। आप जल्दी से चुन लेते हैं। लेकिन अगर मेनू में 50 या 60 व्यंजन हो तो आप अचानक रुक जाते हैं। आप हर विकल्प को पढ़ते हैं, तुलना करते हैं, सोचते हैं कि कौन सा बेहतर होगा, और कई बार फैसला लेने में काफी समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैसला लेने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है कि शायद कोई दूसरा विकल्प बेहतर होता। यही कारण है कि कई आधुनिक रेस्तरां जानबूझकर सीमित मेनू रखते हैं। कम विकल्प होने से निर्णय लेना आसान हो जाता है। मनोविज्ञान में इस घटना को विकल्पों की अधिकता कहा जाता है। जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें संसाधित करते करते थक जाता है, और ये मानसिक थकान निर्णय लेने की चिंता पैदा करती है। यानी जितने अधिक विकल्प होंगे, उतनी ही अधिक उलझन हो सकती है। इसीलिए सबसे प्रभावी रणनीति सभी विकल्पों को दिखाने के बजाय उन्हें सीमित करना है, क्योंकि मानव मन अनंत संभावनाओं के बीच नहीं होता, बल्कि अधिक सहज महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी सबसे बड़ी स्वतंत्रता सीमित विकल्पों में ही निहित होती है, क्योंकि जब रास्ते कम होते हैं तो मन अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ सकता है। शक्ति हमेशा बल प्रदर्शन से नहीं मिलती। कभी कभी सबसे बड़ी रणनीति कमजोर दिखना होती है। ये सुनने में अजीब लग सकता है। हमारी दुनिया हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मजबूत, आत्मविश्वासी, भयभीत और नियंत्रण में दिखना चाहिए। लेकिन इतिहास और मनोविज्ञान एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। कई बार जो व्यक्ति खुद को बहुत शक्तिशाली साबित करता है, वो लोगों को आगाह करता है। लोग उसके आसपास सतर्क हो जाते हैं। वे अपने असली विचारों को छुपाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कमजोर या साधारण दिखाई देता है तो लोग कम सतर्क हो जाते हैं, और यहीं से झूठी कमजोरी की रणनीति शुरू होती है। इस रणनीति का अर्थ है जानबूझकर खुद को कम खतरनाक दिखाना, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुलकर व्यवहार करे। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण और आक्रामक लहजे में बोलता है तो दूसरा व्यक्ति तुरंत सतर्क हो जाएगा। वह अपनी जानकारी छुपाना शुरू कर देगा। वह शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति शांत, साधारण और थोड़ा असुरक्षित प्रतीत होता है तो सामने वाला व्यक्ति अधिक खुलकर बात कर सकता है। वह सोच सकता है कि ये व्यक्ति इतना कुशल वार्ताकार नहीं है, और इसी सोच के कारण वो अधिक जानकारी साझा कर सकता है। यही वो क्षण है जब वास्तविक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है।
इतिहास में कई महान रणनीतिकारों ने इस सिद्धांत का उपयोग किया है। कई बार सेना जानबूझकर कमजोर दिखाई जाती थी ताकि शत्रु आत्मविश्वास में आकर गलती कर बैठे। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन खतरे के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जब हमें कोई शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्ति दिखाई देता है तो हमारा मन तुरंत रक्षात्मक अवस्था में चला जाता है। हम सतर्क हो जाते हैं, लेकिन जब खतरा कम हो जाता है तो हमारी सुरक्षा दीवारें टूटने लगती हैं और उसी समय लोग अपने असली विचार और भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, झूठी कमजोरी का मतलब असल में कमजोर होना नहीं है। यह सिर्फ एक दिखावटी रणनीति है, क्योंकि कई बार सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता जो हर समय अपनी ताकत दिखाता है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर अपनी ताकत छिपाना जानता है। 9 रचनात्मक निराशावाद। हम अक्सर सोचते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें लगातार प्रोत्साहित करना है, उन्हें यह बताना कि आप ये कर सकते हैं, आप बहुत सक्षम हैं, और ये अक्सर सच भी होता है। लेकिन मानव मन की प्रेरणा हमेशा प्रशंसा से ही नहीं मिलती। कभी कभी थोड़ा सा संदेह भी एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। इस सिद्धांत को रचनात्मक निराशावाद कहते हैं। रचनात्मक निराशावाद का अर्थ है ऐसा संदेह व्यक्त करना जिससे व्यक्ति निराश ना हो, बल्कि स्वयं को सिद्ध करने के लिए प्रेरित हो। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। ये वाक्य सुनकर कुछ लोग पीछे हट सकते हैं, लेकिन कई लोग इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं। उनके मन में एक भावना जागृत होती है कि मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा, और उसी क्षण उनके भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म हो सकता है। अब यह सिर्फ काम की बात नहीं रह जाती, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल बन जाता है। चलिए इसे एक वास्तविक उदाहरण के रूप में लेते हैं। कई शिक्षक कभी कभी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए एक छात्र को कोई कठिन समस्या दिखती है और वो कहता है, मैं इसे हल नहीं कर सकता। फिर शिक्षक कहते हैं, शायद ये समस्या थोड़ी ज्यादा कठिन है। ये सुनकर विद्यार्थी के मन में 2 भावनाएं उत्पन्न हो सकती है। पहली, वो हार मान लेता है, लेकिन दूसरी बात, वो खुद को साबित करने की कोशिश करता है। और कई बार ये दूसरी प्रतिक्रिया उसके भीतर छिपी प्रतिभा को सामने लाती है। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मन पहचान चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी क्षमता को पहचानें और स्वीकार करें। लेकिन जब कोई हमारी क्षमता पर संदेह करता है तो हमारा मन इसे एक चुनौती के रूप में देखता है, और उस चुनौती को जीतने के लिए हम और अधिक मेहनत करते हैं। लेकिन यहां संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रचनात्मक निराशावाद तभी कारगर होता है जब उसमें अपमान का भाव न हो, बल्कि एक चुनौती छिपी हो, क्योंकि सही संदेह अक्सर व्यक्ति में अविश्वसनीय प्रेरणा का संचार कर सकता है। और कभी कभी लोग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों और प्रशंसा के कारण नहीं, बल्कि किसी के संदेह को गलत साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। नियम 10, अंतर्निहित विचार। मानव मन में एक दिलचस्प रहस्य छिपा है। लोग अक्सर उन विचारों को स्वीकार नहीं करते जो उन्हें सीधे तौर पर बताए जाते हैं, लेकिन वही लोग उन विचारों पर दृढ़ विश्वास रखते हैं जिन्हें वे स्वयं का विचार मानते हैं। इस सिद्धांत को अंतर्निहित विचार कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी के मन में कोई विचार डालना, लेकिन इस तरह से कि उसे लगे कि ये विचार उसका अपना है, क्योंकि मानव मन अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना बहुत महत्व देता है। और जब कोई हमें सीधे तौर पर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमारा मन अक्सर उसका विरोध करता है। लेकिन अगर वही विचार हमें अधिक स्वीकार्य लगता है तो हम उसे एक सरल उदाहरण के रूप में लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र को सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। संभव है कि वो तुरंत कहें, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप उनसे पूछें, क्या आपको नहीं लगता कि यह तरीका बेहतर हो सकता है, अब स्थिति बदल जाती है, क्योंकि अब यह आदेश नहीं, प्रश्न है, और प्रश्न मन को सोचने पर मजबूर करता है। जैसे ही व्यक्ति इस प्रश्न के बारे में सोचता है, उसके मन में एक विचार बनने लगता है, और यदि वो उस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि यह निर्णय उसका अपना है। यही अंतर्निहित विचार की वास्तविक शक्ति है। आपने उसे एक विचार दिया,
लेकिन उसे लगा कि ये विचार उसके अपने दिमाग से आया है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे स्वनिर्मित प्रेरणा कहा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का सृजन करता है तो वो उससे अधिक गहराई से जुड़ जाता है, क्योंकि ये महज एक विचार नहीं है बल्कि उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है, और इसीलिए वे उस विचार पर अधिक दृढ़ विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि कई महान नेता और संचारक निर्देश देने के बजाय प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें निर्देश देना नहीं बल्कि उन्हें सोचने के लिए सही प्रश्न देना होता है। और जब कोई विचार किसी के स्वयं के मन से जन्म लेता है तो वह सबसे प्रबल विचार बन जाता है। नियम 11, विपरीत सिद्धांत। मानव मन चीजों को केवल एक ही चीज से नहीं देखता। हम अक्सर किसी चीज का वास्तविक मूल्य तभी समझते हैं जब हमें उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से करने का अवसर मिलता है। यानी हमारा मन अक्सर तुलना के आधार पर निर्णय लेता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को विरोधाभास सिद्धांत कहते हैं। विरोधाभास सिद्धांत का अर्थ है किसी चीज को इस तरह प्रस्तुत करना कि पहली या बाद वाली चीज का अनुभव अलग तरीके से हो, यानी धारणा बदल जाती है। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत महंगा उत्पाद दिखाया जाता है। इसकी कीमत 50,000 रुपए है। आप इसे देखते ही सोचते हैं कि ये बहुत महंगा है। फिर दुकानदार आपको एक और उत्पाद दिखाता है जिसकी कीमत 20,000 रुपए है। अब 20,000 रुपए अचानक अधिक उचित लगने लगे। हालांकि अगर आपने यही उत्पाद पहले देखा होता तो शायद तब भी ये महंगा लगता, लेकिन क्योंकि आपने पहले एक महंगी चीज देखी इसलिए आपकी धारणा बदल गई। यही है विरोधाभास सिद्धांत की शक्ति। अब इसे बातचीत के संदर्भ में देखिए। कई अनुभवी वार्ताकार जानबूझकर सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए का सौदा करना चाहता है तो वो 80,000 रुपए से शुरुआत कर सकता है। जब सामने वाला व्यक्ति इस बड़े प्रस्ताव को सुनता है तो उसे लगता है कि ये बहुत अधिक है, लेकिन बाद में जब कीमत 50,000 रुपए तक पहुंच जाती है तो उसे अचानक लगता है कि ये उचित है। हालांकि वास्तविक लक्ष्य शुरू से ही एक ही था। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मन सापेक्षिक अंतरों से अधिक प्रभावित होता है। हम चीजों को अलग अलग नहीं देखते, हम उन्हें संदर्भ के साथ देखते हैं। यानी जो पहले देखा गया वो बाद में आने वाली चीजों के बारे में धारणा को बदल सकता है। यही कारण है कि कई व्यवसाय मूल्य निर्धारण, विपणन और बातचीत में कंट्रास्ट सिद्धांत का उपयोग करते हैं, क्योंकि सही तुलना किसी भी निर्णय को पूरी तरह से बदल सकती है, और इसीलिए वास्तविक मूल्य अक्सर उसके वास्तविक मूल्य से नहीं बल्कि उससे पहले देखे गए मूल्य से निर्धारित होता है। नियम 12, नियंत्रित अक्षमता। हमारी दुनिया में कौशल और क्षमता को बहुत महत्व दिया जाता है। हमें हर काम में बेहतर बनना, हर जिम्मेदारी निभाना और अपनी काबिलियत साबित करना सिखाया जाता है। लेकिन व्यवहार की असल दुनिया में कभी कभी एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक रणनीति कारगर साबित होती है। इसे नियंत्रित अक्षमता कहा जाता है। इसका अर्थ है जानबूझकर हर चीज में विशेषज्ञ न बनना, यानी कुछ स्थितियों में अपनी क्षमता को थोड़ा कम दिखाना। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कई बार जो व्यक्ति हर काम में बहुत सक्षम दिखता है उसी पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। लोग सोचते हैं कि वह सब कुछ संभाल सकता है और धीरे धीरे उसी व्यक्ति को हर छोटे बड़े काम के लिए चुन लिया जाता है, जिसका नतीजा अत्यधिक दबाव और थकान होता है। अब इसे कार्यस्थल के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी हर काम में माहिर लगता है। वो हर काम जल्दी पूरा करता है, हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। कुछ ही समय में प्रबंधक उसे सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मानने लगता है और फिर हर नई जिम्मेदारी उसी को मिलने लगती है। दूसरी ओर दूसरा कर्मचारी कुछ कार्यों में तो अच्छा है, लेकिन हर काम में माहिर नहीं लगता। कभी कभी वो कहता है, मुझे ये काम ठीक से नहीं आता, या शायद कोई और इसे बेहतर कर सकता है। अब धीरे धीरे लोग उसे केवल वही काम भेजते हैं जिसमें वो वास्तव में सक्षम है। मनोविज्ञान के अनुसार लोग अपनी क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हैं, यानी हम दूसरों को वही काम सौंपते हैं
जिसमें हम खुद को सक्षम समझते हैं। कंट्रोल्ड इनकम्पिटेंस का मतलब वास्तव में अयोग्य होना नहीं है। ये केवल अपनी ऊर्जा और जिम्मेदारियों को संतुलित करने की रणनीति हो सकती है, क्योंकि बुद्धिमानी केवल सब कुछ करने में नहीं होती। कई बार बुद्धिमानी इस बात में होती है कि कौन सा काम वास्तव में आपके करने लायक है और कौन सा काम दूसरों को करने देना बेहतर है। लॉ 13 स्ट्रेटेजिक विड्रॉल मानव मन में एक गहरा नियम काम करता है। जो चीज हमेशा उपलब्ध होती है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन जो चीज दुर्लभ हो, जो हर समय मौजूद ना हो, उसकी अहमियत अचानक बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी सही समय पर थोड़ा पीछे हट जाना। ये दूरी बनाना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है, क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। आपकी उपस्थिति एक आदत बन जाती है और अक्सर लोग उस चीज की कदर कम करने लगते हैं जो हमेशा उनके पास होती है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, जैसे ही आपकी उपलब्धता कम हो जाती है, लोग अचानक आपकी कमी महसूस करने लगते हैं और आपकी प्रेजेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। बिजनेस और मार्केटिंग की दुनिया इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझती है। कई फेमस ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा मार्केट में उपलब्ध नहीं रखते। वे लिमिटेड रिलीज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रोडक्ट केवल सीमित समय के लिए उपलब्ध होता है या फिर बहुत कम क्वांटिटी में लाचा किया जाता है। जैसे ही लोग सुनते हैं ओनली लिमिटेड पीसेज अवेलेबल या अवेलेबल फॉर शॉर्ट टाइम ओनली, तो अचानक उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। लोग जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। यही स्कैर्सिटी की ताकत है। साइकोलॉजी के अनुसार मानव दिमाग स्कैर्सिटी कोएंस से जोड़ता है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो अधिक मूल्यवान है। इसे स्कैर्सिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है और यही नियम रिश्तों, व्यवसाय, संगीत और इन्फ्लुएंस की दुनिया में भी काम करता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप हमेशा रहेंगे, लेकिन जब आप सही समय पर थोड़ा पीछे हटते हैं तो आपकी मौजूदगी फिर से मूल्यवान बन जाती है। क्योंकि कभी कभी अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका हर समय आगे रहना नहीं होता, बल्कि सही समय पर एक कदम पीछे हट जाना होता है। और वही दूरी लोगों को यह एहसास दिलाती है कि आपकी मौजूदगी वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। ये सभी सिद्धांत मानव मन की गहराई को समझने में मदद करते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन दो अलग चीजें हैं। ज्ञान का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। मानव व्यवहार कभी भी पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होता। हमारे निर्णय, भावनाओं, अहंकार और परसेप्शन से प्रभावित होते हैं। जब आप इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बेहतर समझने लगते हैं, और यही सच्ची बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। अगर आपको मानव साइकोलॉजी, पावर डायनामिक्स और इन्फ्लुएंस की गहरी बातें जानना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही विषयों को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव को समझने में है। मिलते हैं अगली शानदार बुक समरी में। धन्यवाद।